गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z और हर खबर की खबर लेते हैं हम, क्योंकि असल खबर इन्हीं खबरों के बीच कहीं छिपी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। हिमाचल प्रदेश से आज शुरुआत करेंगे खबरों की, जहां आज चुनावी घमासान दिखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल के मंडी पहुंचे और प्रियंका गांधी के साथ एक विशाल रैली को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली हुई। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले में रैली कर प्रियंका गांधी वाड्रा और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जनता से किए गए वायदों को पूरा किया। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर वायदों को पूरा किया जाएगा। साथ ही कहा कि जयराम ठाकुर को जय श्री राम कह दें। कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है, वो सब पूरा होगा। जयराम ठाकुर आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो खबर आपने देख ली। हिमाचल में चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ फैक्टर साफ तौर पर नजर आया और कैसे ये काम कर रहा है, चलिए जरा इस बात को डिकोड करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हिमाचल में जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का फैसला सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो करके दिखाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा तब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान किया, सरकार बनते ही पहले दिन कुछ घंटों में पूरा किया। सीएम भूपेश बघेल ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ इसी अंदाज में बात रखी। एक तरह से सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी हिमाचल की जनता के लिए कांग्रेस की तरफ से गारंटी कार्ड की तरह रखी गई। हालांकि ऐसा पहले भी कई सारे स्टेट और उनके इलेक्शन में दिखा है और बीजेपी ने इस पर तंज कसा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है परिवर्तन की लहर चल रही है, जनता ठान चुकी, नतीजे आएंगे पता चलेगा। इधर छत्तीसगढ़ में एक तरफ ठंड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और इसी क्रम में आज रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक अहम मीटिंग हुई है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता PL पुनिया और PCC चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। इस बैठक में 1 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के लिए गठित निगरानी समिति की समीक्षा की गई। वहीं साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारी पर बात हुई। बैठक में अनुशासनहीनता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गयी। पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से हटकर अगर कोई बयान देता है तो उस पे पार्टी गंभीर है, हाईकमान भी गंभीर है, उसमें जरूर कार्रवाइयां होगी। वहीं कांग्रेस नेता PL पुनिया ने कहा कि बस्तर के बाद अब बाकी संभागों में भी कार्यक्रम होंगे। बारी बारी से हर विधानसभा हर जिले में हम लोग जाएंगे और बस्तर के बाद सरगुजा भी है, इधर महासमुंद साइड है, उधर भी है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर केवल बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस में भी बैठकों का दौर काफी तेज है। बीजेपी मतदान समिति की मीटिंग भी हुई है। ये समिति मतदाता जोड़ने अभियान समेत चुनाव संबंधित कार्य करने वाली। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी मतदान समिति की बैठक हुई, जो मतदाता जोड़ो अभियान समेत चुनाव संबंधी सभी कार्य करेगी। बैठक में समिति के सदस्यों और जिला संयोजकों को चुनाव के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके समाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री OP चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में समिति में और सदस्यों को शामिल करेंगे। ये प्रत्येक बूथ में राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट बनाता है, उसके कार्य को प्रभावी ढंग से कराने के लिए आज का यह वर्कशॉप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है, ताकि जो तकनीकी पक्ष हैं चुनाव आयोग के, उससे हमारे कार्यकर्ता अवगत हो सके।
बैठक में सांसद संतोष पांडे, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, ऊपी चौधरी, विजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी, विधायक समेत समिति के सभी जिलों के संयोजक मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी दोनों खेमों की आपने दो बड़ी खबरें देख ली हैं। चलिए छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय जो कुछ भी चल रहा है इसको डिकोड करें। चुनाव अगले साल के अंत तक है, तकरीबन अब 1 साल का वक्त है। इसी वक्त प्रक्रियाओं में हम होंगे चुनाव की। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही चुनावी मोड में पूरी तरह से हैं। कांग्रेस के सामने सत्ता को बचाए रखना चुनौती है, अपने उस आंकड़े के मान को रखना चुनौती है। तो बीजेपी के सामने सत्ता पर वापस काबिज होना यह चुनौती है। कांग्रेस बीजेपी दोनों चुनावी रणनीति बना रहे हैं और दोनों के एजेंडे अब साफ दिखने लगे हैं। बैठकों का दौर इसी को लेकर के है। दोनों दलों की मीटिंग्स में एक दूसरे को मात देने का मास्टर प्लान बन रहा है और इन बैठकों में दोनों दल एक दूसरे की रणनीति को फेल कैसे करेंगे, जनता के बीच अपनी बात कैसे रखेंगे, अपनी रणनीति पर किसकी क्या ड्यूटी लगाएंगे, इस पर मंथन हो रहा है। अब देखना यह कि किसकी रणनीति कितनी कुशल है, कितनी कामयाब है। लेकिन आने वाले वक्त में कामयाब वही हो पाएगा जो वक्त रहते इन मीटिंग्स में जो कुछ बताया, समझाया, सिखाया जा रहा है उस पर जमीन पर अमल कर पाएगा या जमीन पर काम दिखा पाएगा। छत्तीसगढ़ में कल से एक और बड़ी शुरुआत होती है। साल का सबसे बड़ा दिन किसानों का कह सकते हैं। धान खरीदी की प्रक्रिया कल शुरू होगी और इस पर सियासत की रोटियां आज से ही सिकना शुरू हो गई। देखें रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंगलवार से धान की खरीदी शुरू होगी। उसके पहले इस मुद्दे पर बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों की धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने और सहकारी सोसाइटी में बोर्ड की बहाली कर चुनाव कराने की मांग बीजेपी ने की है। इस संबंध में प्रदेश भर के कलेक्टर्स को ज्ञापन भी सौंपा गया। 1 सप्ताह के अंदर तत्काल पूरे सोसाइटियों से परिवहन करके उनको डंप करें। 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से किया जाए। बीजेपी की मांग पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी धान खरीदी पर कोरी सियासत कर रही है। पहला ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन का और इस वर्ष जो खरीदने की जा रहे हैं वो 110 लाख मीट्रिक टन। तो हमारे कहीं ये जोड़ में है क्या, कहीं नहीं लगते, इसलिए उल जुलूल की बात कर रहे हैं। इस साल सरकार ने रिकॉर्ड 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य तय किया है। चलिए एक और बड़ा मुद्दा है या यूं कहें कि सियासी यात्रा है जिसको लेकर जहां जहां से यात्रा गुजरती है उसके अलावा भी पूरे देश में इसकी बात होती। ठीक समझ रहे हैं आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इस पर हमले को लेकर स्तर देखें आप कहां तक जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बिच्छू से तुलना करने के एक मंत्री का इस पर पलटवार आना और फिर इसके ऊपर भी सियासत होना, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। देखें जरा आप इस पर एक रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग निजी छींटाकशी तक आ गई है। सज्जन सिंह वर्मा के मंत्री विश्वास सारंग को बीजेपी का बिच्छू बताने पर जुबानी जंग तेज हो गई। दरअसल राहुल गांधी के भगवान महाकाल के दर्शन पर सारंग ने तंज कसा था। इसी को लेकर सज्जन ने 27 अक्टूबर को सारंग को बिच्छू बता दिया। पहले सुनिए सज्जन ने क्या कहा था। छोटे छोटे बिच्छू हैं ये बीजेपी के। अरे बोलना शिवराज, तुम बोल भाई, नरेंद्र मोदी से बुलाओ, ये छोटे बिच्छू को भेज दिया। विश्वास सारंग सज्जन वर्मा उज्जैन का प्रभारी मंत्री था। 300 करोड़ से हमने भूमि पूजन वहाँ पे किया था। सज्जन सिंह वर्मा के बिच्छू कहे जाने के बाद सारंग ने अब उन पर पलटवार किया। सारंग ने इसे कांग्रेस की संस्कृति बताया। कांग्रेस के संस्कार को प्रदर्शित करने वाला उनका बयान है। पहले से ही कहते आए कि कांग्रेस इटली की संस्कृति पर चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थम नहीं रहे। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की संस्कृति याद दिलाने तक में जुटी है। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान एक बार फिर से विवादों में है। आज एक बार फिर सज्जन सिंह के किरदार को और जो इतिहास इस संदर्भ में दिखता है उसको डिकोड करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा अपने बयानों को लेकर सर्वाधिक सुर्खियों में रहने वाले नेताओं में से एक हैं। कपिल सिब्बल ने जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा था तब सज्जन सिंह वर्मा ही थे जिन्होंने सिब्बल को 2 कौड़ी का नेता कहा था। इसी तरह सज्जन सिंह वर्मा भारत पाकिस्तान बंटवारे को सही कदम बता बैठे थे, नेहरू गांधी की तारीफ करते करते। सज्जन सिंह वर्मा को कमलनाथ का बेहद करीबी माना जाता है।
कुल मिलाकर कहना यह चाहते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा को कम से कम राजनीतिक गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि एक मंत्री को बिच्छू कहकर पुकारना खुद उनके पद उनकी वरिष्ठता के विपरीत क्या नहीं है, ये विचार होना चाहिए। मर्यादित व्यवहार करने की उम्मीद तो आप आम आदमी से भी करते हैं, नियम कायदे कानून की उससे उम्मीद करते हैं, तो फिर क्या वर्मा जी को एक राजनीतिक हस्ती होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते इसका ख्याल नहीं होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है, लेकिन यहां के बाघों से भरे जंगल सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ, जो बेहद चिंताजनक है। देखें आप। एमपी में बेतहाशा हो रही पेड़ों की कटाई से बाघों की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2016 से 2019 के बीच प्रदेश में 11 संरक्षित क्षेत्रों में चोर 69,585 वृक्ष काट कर ले गए। इनमें सबसे ज्यादा 19,681 पेड़ रायसेन जिले में स्थित रातापानी अभ्यारण्य से चोरी गए। ये इसीलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यहाँ 60 से ज्यादा बाघ हैं। विधानसभा की लोक लेखा समिति ने मामले पर संज्ञान लेने की बात की। दोषी अधिकारियों को या जो लोग भी उनको बख्शेंगे नहीं। और दूसरा, भोपाल में काट दिए स्मार्ट सिटी के नाम पे। बीजेपी शिकायतों पर एक्शन लेने की बात कहती है, वहीं अफसर वनों की सुरक्षा की दुहाई देते नजर आते हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो हरियाली है, जो वनाच्छादन है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। उड़नदस्ता हमारा रात में गश्ती रहती है, जो भी वाहन अवैध रूप से परिवहन लकड़ी के करते हैं। भले ही बीजेपी कांग्रेस इसके लिए एक दूसरे को दोष देते हों, लेकिन सीएजी रिपोर्ट से हुआ खुलासा वनों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अलार्म है। तो खबर आपने देख ली, रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे, बेहद चिंता की बात है। अगर वन नहीं होंगे तो मानव जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। ये बात हम सब जानते हैं, मानते भी हैं साहब, लेकिन अक्सर हम भुला बैठते हैं, इस तरह की खबरों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, काम का नहीं मानते हैं। लेकिन इसे हर बार डिकोड करने की जरूरत है। सांस जो हम लेते हैं, हवा के इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऑक्सीजन, मनुष्य के जीवित रहने का आधार, ये वनों से, पेड़ पौधों से, जंगलों से है। इसीलिए वनों के महत्व को कम करके किसी भी तरह नहीं आंक सकते। जंगलों, जानवरों और लोगों के लिए आजीविका प्रदान करने के अलावा वन वाटर शेड की रक्षा करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, जलवायु परिवर्तन जिसे आप क्लाइमेट चेंज के नाम से सारी दुनिया में चिंता के तौर पर देखते हैं, उसे कंट्रोल करता है। कई उप उत्पाद, बाय प्रोडक्ट्स जो रोजमर्रा के हमारे कामकाज में आते हैं, कई दवाइयां, सौंदर्य प्रसाधन, डिटर्जेंट के लिए जरूरी चीजें, ये सब आपको जंगलों से कहीं ना कहीं मिलती हैं। महासागरों के बाद वन विश्व के सबसे बड़े कार्बन भंडार हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करना मानव कल्याण के लिए अहम है। और ये काम कौन करता है? जंगल, वनों और वनों का हर समूह हमारे लिए उतना ही कीमती है जितना हमारी अपनी खुद की रक्षा। तो अपनी खुद की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो कदम हम जरूरी समझते हैं, वो कम से कम इस दिशा में उठने चाहिए। इस चिंता को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिलहाल न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दिन भर की असल खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए। आप भी न्यूज डिकोड से जुड़िए। फिलहाल अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।